Hello and very good evening everyone. Welcome to the live session of UEET. This is Ranjan. आप देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन का ये सेशन एंड वेरी वेलकम एवरीवन ऑन अद्वैत एजुकेशन AENJ एग्जाम्स। तो अद्वैत एजुकेशन AENJ एग्जाम्स के इस चैनल पर आप देख रहे हैं UEET की ये क्लास जो बैक टू बैक पहला मॉड्यूल अपने कंप्लीशन की तरफ लेके जा रही है क्लास। मतलब यहाँ पर हम UEET का ये जो मॉड्यूल है कंप्लीट करने को है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फटाफट से शेयर करके बता दूँ। जो हमारे जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो पहले नहीं जुड़े हुए थे वो अब एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए सो दैट कि आपके काम की जो कोर्सेज हैं वो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, सो हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज हैं फॉर ऑल स्टेट AENJ EE EC स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये आप ही के लिए पूरा डिज़ाइंड है। और आप देख सकते हैं कि जैसे SSC JEE इलेक्ट्रिकल का कोर्स हमारा ऑनगोइंग है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में। वहीं RRB JEE इलेक्ट्रिकल और RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे, 1 साल की वैलिडिटी दोनों में मिल जाती है। लाइव क्लासरूम कोर्स है ये भी। देन इसके बाद नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र बैच जो है इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों का ऑनगोइंग है। कंप्लीटली आपको पूरा का पूरा ऑल स्टेट AE JEE सारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए क्वालिटी कंटेंट आपको इसके अंदर मिलता है। 1 साल की वैलिडिटी दोनों के लिए अवेलेबल है और लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में कंटेंट मिल जाते हैं आपको, है ना। वहीं आप देख सकते हैं प्रश्नमाला सीरीज भी हमारे पास ऑनगोइंग है और EE और EC स्ट्रीम के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं इनमें से किसी भी स्ट्रीम से तो आपके लिए अवेलेबल है ये। और प्रश्नमाला में 10,000 सवालों का सीरीज है पूरा का पूरा, ऑल सब्जेक्ट्स मिला के सब कुछ होगा इसमें, टेक नॉन टेक एवरीथिंग विल बी देयर। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी और लाइव क्लासरूम कोर्स रहेगा ये। वहीं MP व्यापम का भी कोर्स ऑनगोइंग है जो कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर डिजाइंड है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव कोर्स और 4 महीने की वैलिडिटी के साथ। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी हमारे पास 1 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, AE JEE नॉन टेक अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी 1 साल की वैलिडिटी अवेलेबल है। और जूनियर इंजीनियर टेक केवल कोई पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ टेक फॉर EE स्ट्रीम, तो वो भी 1 साल की वैलिडिटी पर अवेलेबल है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में। वहीं UPPCL JEE इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है और UPPCL AE में EE EC दोनों अवेलेबल है, 6 महीने की वैलिडिटी दोनों में मिल जाती है आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अद्वैत एजुकेशन AEJ एग्जाम्स जो है आपको प्रॉपरली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। कोर्स की वैलिडिटी यहाँ पे 8 महीने की रहती है, लाइव क्लासरूम कोर्स है और ये सारे के सारे हमारे कंप्लीटेड कोर्सेज हैं। इतने सारे कोर्सेज ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं जो कि अभी भी आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये सब कंप्लीटेड कोर्स है जो एट वंस आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ मिल जाएगा। ठीक, करना बस आपको इतना है कि गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और वहाँ से फिर आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करा पाएंगे, या फिर वेबसाइट के थ्रू विजिट करेंगे तो www.gateacademy.co.in इस वेबसाइट के थ्रू आप विजिट कर सकते हैं और अपना मनचाहा जो कोर्स है उसमें खुद को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग को स्टार्ट करने से पहले लोड के टाइप्स या लोड का क्लासिफिकेशन जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और मैंने आपको बोला था कि एक आध और एडिशनल चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा लोड्स में, तो वो भी कंप्लीट करते हुए फिर इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक, वो भी कंप्लीट करते हुए फिर इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग से पहले इसमें क्या पढ़ना होगा मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल टाइप्स ऑफ लोड्स में देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। कंटिन्यूअस ड्यूटी मोटर लोड, इन सब के एग्जाम्पल्स देखते जाइए। कंटिन्यूअस ड्यूटी मोटर लोड जैसे कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम हो गया, ठीक है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम हो गया कंटिन्यूअस ड्यूटी लोड। दूसरा हो गया शॉर्ट टाइम ड्यूटी लोड, कौन सा होता है, जैसे कि टर्न टेबल है। टर्न टेबल क्या है, जो ट्रेन या इंजन्स वगैरह होती है जो यहाँ पे पहुँचती हैं उसकी डायरेक्शन को घुमाना अगर है तो टर्न टेबल को रोटेट करवाया जा सकता है, तो शॉर्ट टाइम ड्यूटी, थोड़ी देर के लिए घुमाना है। रेस्ट टाइम बहुत बड़ा है, ऑपरेटिंग टाइम बहुत छोटा सा है। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी मोटर लोड जैसे कि ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल, है ना, इंडस्ट्री में जो हैंड ड्रिल्स यूज करते हैं वो इस कैटेगरी का एग्जांपल होता है, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी मोटर लोड्स। नेक्स्ट होता है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी मोटर लोड विद स्टार्टिंग, जैसे कि फोर्कलिफ्ट ट्रक हो गई, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग दोनों की कैटेगरी में भी ये आता है ना। इसको स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग बोथ कैटेगरीज में हम लोग शामिल रखते हैं। ठीक, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। तो फोर्कलिफ्ट को क्या करना पड़ता है, इसको सामानों को ऊपर भी उठाना है तो उसके लिए लिफ्टिंग फोर्स चाहिए, उसको स्टार्टिंग का टॉर्क ज़्यादा चाहिए और ऊपर उठाने के बाद उसको ब्रेक भी करना रहता है, रुकना भी रहता है, सो दैट कि वो जो वजन है वो अपने आप नीचे ना गिर जाए। तो वहाँ पर जब ये रुकता है और उस वेट को जब वहाँ पे ट्रांसफर करता है रैक तक, तो उस समय उसको ब्रेकिंग टॉर्क भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग के एग्जाम्पल में भी आता है। देन उसके बाद
नेक्स्ट कंटिन्यूस ड्यूटी विद इंटरमिटेंट पीरियोडिक लोड, जैसे कि ये बिलेट मिल्स का हो गया, ऐसे सब बिलेट्स इस टाइप के जो सेक्शन है वो क्रिएट होते रहते हैं। कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, कंटिन्यूस ड्यूटी में भी होता है स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग का फॉर्म। और लास्ट हो गया कंटिन्यूस ड्यूटी विद पीरियोडिक स्पीड चेंज। तो ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था पिछली क्लास में, है ना, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि भाई आप इसको कंप्लीट करके लाइएगा अगले सेशन में। तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं, है ना, से शुरुआत करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग हो गया, या इंटरमिटेंट पीरियोडिक लोडिंग का केस हो गया, है ना, जो प्रेस मशीन जो होती है वो, ठीक, वही देखिए लेथ मशीन्स हो गई, प्रेस मशीन्स हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल है, टर्निंग, बेंडिंग, ये सब की जो मशीनें होती हैं। चलिए तो आगे देखना शुरू करते हैं इसमें। तो 8th पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, पॉइंट नंबर 8 जो था वो मैंने आपको लिखने को दिया था कि इसको आप खुद से कंप्लीट करके लाइएगा। सो इंटरमिटेंट not intermittent periodic duty, sorry, this is continuous duty with periodic speed change, and this is the continuous duty with periodic speed change। continuous duty के साथ periodic speed change जो है वो यहाँ पर ऑकर होगा। ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था, तो सो आई होप कि आप लोगों ने इसका ग्राफ वगैरह सब बना रखा होगा प्रॉपर, और आज अपने नोट्स में एक बार प्रॉपरली आप चेक भी कर लीजिएगा कि जैसा आपने बनाया है वो वैसा ही है कि नहीं है। सो जैसा आपने बनाया हुआ है वो वैसा है या नहीं है, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, टॉर्क का केस हो जाए, टेम्परेचर का केस हो जाए, ये पूरा देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे हो गया टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स, दिस इज टाउएल थीटा एट डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा जो है डिग्री सेंटीग्रेड्स पर। देखिए कंटिन्यूस ड्यूटी विद पीरियोडिक स्पीड चेंज का मतलब ये हो गया कि ड्यूटी टाइप तो कंटिन्यूस है लेकिन स्पीड में वेरिएशन आ रहा है। तो स्पीड में कैसा वेरिएशन आ सकता है? स्पीड में किसी भी टाइप का वेरिएशन आ सकता है। अगर कंटिन्यूस ड्यूटी है तो लोड फिक्स्ड हो सकती है। अब एक समय ऐसा हो सकता है कि स्पीड हो सकता है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होगी, ठीक, स्पीड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होगी, और उसके बाद फिर ये स्पीड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज भी होकर वापस कांस्टेंट। फिर हो सकता है कि स्पीड रिड्यूस हो रही होगी, फिर वापस कांस्टेंट अपनी जगह पे, लाइक दिस, ऐसा पीरियोडिक स्पीड चेंज ऐसा हो सकता है। तो स्पीड चेंज हो रही है, टॉर्क की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबल है। टाइम इंस्टेंट बता देते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज कि दिस इज टाइम इंस्टेंट टी नॉट, यहाँ का जो टाइम इंस्टेंट है T1, हियर वी हैव T2, T3, T4 और इससे आगे। वही टेम्परेचर का क्या हो रहा है? देखिए अब ये डिपेंड करेगा कि स्पीड चेंज में ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्पीड बढ़े या हर बार स्पीड कम हो सकता है कि लगातार बार बार स्पीड बढ़ी रही है 3 बार, उसके बाद कम हो रही है, तो वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ, हो सकता है कि इस साइकिल के बाद अगली साइकिल में फिर से स्पीड बढ़ रही होती, पॉसिबल है ना, ये पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस कंडीशन के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज हुई T0 से T1 के आसपास तक। T1 से क्या हुआ? T1 से T2 में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हुई, लाइक दिस। T2 के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, स्लाइड सा रिडक्शन। T3 से T4 क्या हुआ? T3 से T4 स्पीड घट रही है, यहाँ से यहाँ जो लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है, तो क्या होगा? ये और नीचे जाएगा ग्राफ,
इसका ग्राफ जो है और डाउन जाएगा, क्या स्लाइट और रिडक्शन होगा। यहाँ से फिर क्या हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, ऐसा स्लाइड सा इंक्रीमेंट। तो थीटा एम यह कहाँ पे हिट करेगा, दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ थीटा एम, मैक्सिमम टेम्परेचर इसी पॉइंट पे अटेन करेगी आपकी ड्राइव। और मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है थीटा मिनिमम, वो कहाँ पे मिलेगा इसको, यहाँ इस जगह पे। जरा आप लोग सोच के बताइएगा कि इस ड्राइव सिस्टम को कूलिंग मैकेनिज्म अलग से देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसको समझने का एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले आप लोग सोच के आंसर करिएगा। इस ड्राइव सिस्टम को अलग से कूलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करने की हमको नीड है या नहीं है। ठीक है, in this system the load variations will cause the varying speeds, है ना। यहाँ पे जो लोड का वेरिएशन है, इसी की वजह से जो वेरिंग स्पीड जो है, स्पीड में जो वेरिएशन आ रहा है वो हमको देखने को मिलेगा, है ना। द लोड वेरिएशंस विल कॉज वेरिंग स्पीड्स, दस व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा, स्पीड में वेरिएशन हमको मिल रहा है। अब स्पीड के वेरिएशन से हमको क्या मिलेगा, दस द लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट्स will also vary, लोड टॉर्क के रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे वेरी होती रहेगी। तो मतलब सिस्टम में क्या हो रहा है कि स्पीड का वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है, क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, लोड के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे, इस वजह से स्पीड में पूरा ओवरऑल वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लोड टॉर्क है इसकी वैल्यू में भी बदलाव आ रहा है, कम ज़्यादा ये भी होता रहेगा। ठीक है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यूज़ है, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ही, फॉर श्योर है ये चीज़। हो गया, लिख रहे हैं आप लोग सब इसको, है ना। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एवरीवन और वेलकम ऑन दिस सेशन। आप सबको, जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, आप सबको वेरी वेरी वेलकम ऑन दिस क्लास। मस्ट टाइप से अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, है ना। नोट्स एकदम प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि कंटेंट में आपको पूरा का पूरा एकदम रिफाइंड फॉर्म में पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये इफेक्टिव सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप लोग इसको प्रॉपरली अच्छे से नोट डाउन करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जैसे एक, क्योंकि इसको ये मत सोच के पढ़िएगा कि यूट्यूब की क्लास चल रही है तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं होंगी। इसमें मैं पूरा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको जैसे कि एक पेड क्लास में चीज़ें पढ़ी जाती हैं। बस ये आपके काम का सिर्फ तब हो पाएगा जब आप उसको अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, प्रॉपर अच्छे से फॉलो अप करेंगे, है ना, चीज़ों को। क्योंकि सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में, डे 1 का पूरा प्लान मैंने आपको बताया डे 1 से कि किस किस ऑर्डर में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट आपका कवर कर लेगा एग्जामिनेशंस का। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको सीरियसली पढ़ें और अच्छे से नोट डाउन करते जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो यूटिलाइजेशन का पूरा डिटेल्ड फॉर्म में हम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर बताइए। अब इसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा रहेगा। है ना, इसका साइकिल ऑफ ऑपरेशन कैसे चलेगा वो देखते हैं टाइम इंस्टेंट्स के हिसाब से। जैसे देखिए, टाइम इंस्टेंट T0 से T1 क्या हो रहा है, T0 से T1 कांस्टेंट लोड टॉर्क, है ना। लोड टॉर्क की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज राइज इन टेम्परेचर। तो यहां पे हमारा है थीटा नॉट, ठीक है, इस T0 पर। फिर यहां से लेके ये जो सेक्शन है दिस इज फॉर T1, ये जो सेक्शन है दिस इज T2, ये जो सेक्शन है दिस इज T3 और ये जो सेक्शन है दिस इज T4। तो टाइम इंस्टेंट्स के हिसाब से अगर आप देखें
तो क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे कि सबसे पहले कांस्टेंट लोड टॉर्क है T0 से T1 के बीच, देखिए लोड टॉर्क का कांस्टेंट है, और इस बीच में राइज इन टेम्परेचर तो होगा ही क्योंकि कंटिन्यूस टाइप ड्यूटी लोड है, कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप लोड है मतलब। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अगला पॉइंट, देन T1 से T2 क्या हो रहा है? T1 से T2 क्या हो रहा है? राइज इन द स्पीड या टाउएल, राइज इन लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना, लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट जो है अब वहां से राइज हो गई है। बढ़िया, वेरी गुड। सो लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट जो है वो यहां से क्या हो गई है, अब इंक्रीज हो गई है। ठीक है, सो राइज इन द लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट, ये इंक्रीज हो गया, तो जिससे राइज इन टेम्परेचर भी होगा फिर ऑब्वियसली, फिर तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन द ड्राइव टेम्परेचर, ड्राइव की टेम्परेचर जो है वो भी यहां से यहां तक बढ़ जाएगी। ठीक है, अप टू थीटा मैक्स, तो ये वो समय होगा जब आपकी ड्राइव थीटा मैक्स को हिट करेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर को अटेन करेगी ड्राइव। ठीक है, देन इसके बाद T2 से T3 देख लेते हैं। T2 से T3 के बीच में क्या हो रहा है फिर, देखिएगा, फ्रॉम T2 टू T3 अगेन कांस्टेंट चल रहा है आपका सिस्टम। देखिए ये पूरा अनसर्टन है ना, ये जो बना हुआ है ये पूरा अनसर्टन है, इसलिए आप अलग अलग किताब में अलग अलग ग्राफ देख पाएंगे इस कैटेगरी के अंदर। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, पीरियोडिक स्पीड चेंज है, तो एक पीरियड के बाद स्पीड को बदलना ही बदलना है, फिक्स है। स्पीड के चेंजेस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हर बार स्पीड बढ़ेगी या हर बार स्पीड बढ़ने के बाद घटेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अभी स्पीड बढ़ रही है, अगली बार हो सकता है फिर से बढ़े, तीसरी बार फिर से बढ़े, चौथी बार फिर से बढ़े, और आखिरी में जाके फिर कम हो, पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने लिया है दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, किसी और किताब में हो सकता है यहाँ पे स्पीड लो दिखा रहा होगा, बाद में लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल। तो एक टाइप से आप इसका एग्जांपल शो कर सकते हैं। व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम T2 टू T3, स्लाइट रिडक्शन इन द टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि सिस्टम कांस्टेंट लोड टॉर्क पे ऑपरेट कर रहा है। कांस्टेंट लोड टॉर्क, तो फिर इस केस में टेम्परेचर रिड्यूसेस नेग्लिजिबली। कितना तक रिड्यूस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ लेकिन अभी थीटा मिनिमम पे नहीं पहुंचा, अभी इससे और रिड्यूस होना बचा है इसका, टेम्परेचर रिड्यूसेस नेग्लिजिबली। चलिए नेक्स्ट, T3 से T4 देखते हैं जरा क्या हो रहा है, ये ऑप्शनल है। T3 से T4 दिस इज एन ऑप्शनल कंडीशन, लिख देता हूं मैं, इट इज ऑप्शनल। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार कम हो, ज्यादा भी हो सकता है। हियर द टाउएल रिड्यूसेस, टाउ एल का क्या हो रहा है यहां पे, घट रहा है, टाउएल इज बीइंग रिड्यूस्ड, कम हो रहा है। ठीक है, लोड टॉर्क तो रिड्यूस हो गया, अब टेम्परेचर का क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगी फिर। टेम्परेचर रिड्यूसेस अप टू थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम क्या है, एक साइकिल में एक पूरा ऑपरेटिंग ड्यूरेशन में, अपने पूरे ऑपरेशन के दौरान मशीन जिस मिनिमम टेम्परेचर को हिट कर सकती है अपने ऑपरेटिंग ड्यूरेशन में, रेस्ट ड्यूरेशन में नहीं, ऑपरेटिंग ड्यूरेशन में, उसी को हम बोलते हैं थीटा मिनिमम, उसी को थीटा मिनिमम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज आवर थीटा मिनिमम। तो टेम्परेचर रिड्यूसेस अप टू थीटा मिन, यहाँ तक।
ठीक है। और T4 के आगे क्या हो रहा है, लास्ट पॉइंट, T4 ऑनवर्ड्स, या T4 से T5 आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन टाउ एल इंक्रीजेस और फिर से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर भी इंक्रीजेस। तो ये थी पूरी की पूरी लोड ड्यूटी साइकिल्स। ये आखिरी था जो बचा हुआ था कल आपको बताना, ये अभी मैंने बता दिया। तो आपने अगर पहले से बना रखा था तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपने भी ऐसे ही बनाया था क्या, है ना, क्या आप सब ने भी इसको ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ था क्या पहले का। ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, सो T4 के ऑनवर्ड्स क्या कंडीशन हो रही है ना, तो ये हो गया यहाँ से। टावल इंक्रीजेस और टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज हो रहा है। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट अगला, हाँ और अगले टॉपिक पे आपको मैं लेके जाऊँ उससे पहले पूरे के एप्लीकेशन हम लोगों को डिस्कस करने थे। एक बार फटाफट से क्विकली एकदम स्पीड से पूरे का एप्लीकेशन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, सो दैट कि जितने लोगों ने अपने से नहीं लिखा है एटलीस्ट उनको मिल जाएगी किसका किसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो शुरू से जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वहाँ से मुझे चाहिए कि एप्लीकेशन हम डिस्कस करें। एकदम बिगिनिंग से जो हम लोग पढ़े ना वहाँ से चाहिए कि एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया जाए। कैसे, चलिए देखते हैं। सो कंटिन्यूअस ड्यूटी लोड, सेकेंड टाइम में शॉर्ट टाइम ड्यूटी, ठीक है, फिर थर्ड इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी, ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट periodic duty with starting, fifth point intermittent periodic duty with, सबका एग्जाम्पल आपको बताना है, एप्लीकेशन with starting and breaking, है ना, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। फिर नेक्स्ट कंटिन्यूअस ड्यूटी, कंटिन्यूअस ड्यूटी विथ इंटरमिटेंट पीरियोडिक लोडिंग, continuous duty with intermittent periodic loading, continuous duty with starting and breaking, और लास्ट जो पॉइंट है आठवां, दिस इज कंटिन्यूअस ड्यूटी
विथ वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो इतने पूरे 8 पॉइंट्स, 8 अलग अलग वैरायटी के लोड्स को हम लोगों ने स्टडी कर रखा है अभी तक। और आई गेस कि आप लोगों को इसका जो एग्जांपल्स है, इसके जो एप्लीकेशंस है, वो खोजने में ज़्यादा मेहनत नहीं जाएगी, है ना, वो आप लोग खोज लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या इसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉम कंटिन्यूस ड्यूटी लोड। क्या एग्जांपल हो सकता है? शुरुआत करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूस ड्यूटी लोड। इसका एग्जांपल से आपको बताना है। देखिए, कंटिन्यूस ड्यूटी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि पेपर मिल, पेपर मिल्स हो गया, है ना, और बताइए, बेल्ट ड्राइव्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, पेपर मिल हो गया, बेल्ट ड्राइव हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है। शॉर्ट टाइम ड्यूटी, क्या एग्जांपल होगा इसका? सोचिए, शॉर्ट टाइम ड्यूटी का एग्जांपल होगा जैसे टर्न टेबल, इसका एग्जांपल है। और सोचिए क्या है, और इसका एग्जांपल सोचिए, फीडर सेक्शन, इसका एग्जांपल है। फीडिंग यूनिट, हाँ बिल्कुल, एक बार फीड कर दिया उसके बाद रेस्ट टाइम रहता है। फीडिंग यूनिट, यहाँ पे क्या देखिए, फीडिंग यूनिट क्या करता है? थोड़ी देर के लिए ऑपरेट करता है, उसके बाद मैक्सिमम टाइम में रेस्ट पे रहता है। जितनी देर उसको फीड करना है बेल्ट पे, उतनी देर बस वो ऑपरेट करेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वो बेल्ट चलती रहेगी, क्रशर तक चीज़ें जाती रहेगी, फिर बहुत देर के बाद दोबारा इसकी बारी आएगी। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी, जैसे कि ड्रिल मशीन्स, है ना, ड्रिल मशीन्स। और बताइए, और जैसे कि हैमर मशीन्स, है ना, ड्रिल मशीन्स हो गए, हैमर मशीन्स हो गए, ये सब इसके एग्जांपल में आते हैं। और इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग, इसका एग्जांपल सोचिए जरा। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग, मेटल कटिंग टूल्स या ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग या कटिंग को क्यों एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ, इसका कारण बता दूं आपको कि अगर जैसे मेटल कटिंग टूल आप देखेंगे तो वो जो व्हील होती है उसको सबसे पहले आप मेटल के ऊपर प्लेस करते हो, है ना। कुछ केसेस में तो हम चालू कर देते हैं पहले व्हील को और उसके बाद उसको प्लेस कराते हैं, तो उसका लोड टॉर्क का रिक्वायरमेंट वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि उसको उस पर प्लेस करा के चालू कर देते हैं। तो जो मेटल की जब कटिंग होती है तो हमको उसको ज़्यादा लोड टॉर्क प्रोवाइड करवाना पड़ता है, सो दैट कि उस मेटल को वो प्रॉपरली काट पाए, है ना। ग्राइंडिंग करने के लिए लगा होता है, मिक्सिंग मशीन्स जो होती है उसमें भी यही सेम थिंग होता है कि पूरी सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाती है और फिर उसको चालू कर देते हैं मशीन को। तो वो मिक्स करने के लिए तो लोड टॉर्क तो ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि उसको उतना लोड भी ड्राइव करना है। इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, इसका एग्जांपल अभी जस्ट बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फोकलिफ्ट। अच्छा, आपका रेलवे ट्रैक्शन भी इसी एग्जांपल में आ जाएगा। ट्रैक्शन सिस्टम, रेलवेज या ट्रैक्शन का जो सिस्टम होता है ना, वो इसी फिनोमेना पे काम करता है। स्टार्टिंग और ब्रेकिंग दोनों के लिए आपको लोड टॉर्क की जरूरत पड़ती है, दोनों के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाईज की जरूरत पड़ती है। देन कंटिन्यूस ड्यूटी विद इंटरमिटेंट पीरियोडिक लोडिंग, सोचिए इसका एग्जांपल क्या होगा। कंटिन्यूस ड्यूटी विथ इंटरमिटेंट पीरियोडिक लोडिंग, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? प्रेसिंग मशीन, कंटिन्यूसली अगर काम करने वाला आप देखें तो इंडस्ट्रियल ड्रिल, ये सब इसके एग्जांपल हैं। इंडस्ट्रियल ड्रिल्स एटसेट्रा। कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, हाँ जी, कंटिन्यूस ड्यूटी जिसमें कि स्टार्टिंग के लिए टॉर्क चाहिए, ब्रेक करना है और दोबारा से तुरंत ही पूरा का पूरा सिस्टम जो है दोबारा फिर से ऑपरेट करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सोचिए। कंटिन्यूस ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, इसका एग्जांपल जल्दी से सब लोग बताइएगा। कंटिन्यूस ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, क्या एग्जांपल? विथ मशीन, लेथ, टर्नर्स एटसेट्रा। टर्निंग मशीन, है ना, बेंडिंग या टर्निंग मशीन्स जो होती हैं वो। दूसरा लास्ट हो गया कंटिन्यूस ड्यूटी विद वेरिएबल स्पीड चेंज, मतलब वेरिएबल फॉर्म में स्पीड में चेंजेस होगा, उस तरीके की मशीन, है ना, जिसमें कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप हो लेकिन स्पीड जो है वो वेरिएबली, जो वेरिएबल हो, स्पीड जो है उसमें वेरिएबल होना चाहिए।
नहीं, इसमें ट्रैक्शंस वगैरह नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ट्रैक्शन में कंटिन्यूस ड्यूटी नहीं रहता, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी बोल सकते हो क्योंकि स्टॉप्स पे उसको रुकना भी रहता है। कंटिन्यूस ड्यूटी का और बताइए, वेरिएबल स्पीड चेंज के साथ। बेल्ट ड्राइव को वैसे इसमें भी पुट कर सकते हो आप, बेल्ट ड्राइव को ना इसमें भी पुट कर सकते हो। रीज़न, क्योंकि जब उसकी लोडिंग करते हैं तो स्पीड में चेंजेस आते हैं, जब अनलोड करते हैं तो फिर से स्पीड में चेंज आता है, दोनों टाइप की चीज़ें। तो बेल्ट ड्राइव यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। बेल्ट ड्राइव्स और क्रशर्स एटसेट्रा, प्रेशर हाउस, स्क्रीनिंग हाउस, है ना, उन सब में ऐसा होता है। एसआईडी में अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्पंज आयरन इंडस्ट्री, स्पंज आयरन डिविजन्स के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो स्टोन क्रशर्स होते हैं, है ना, या जो फिल्टर हाउसेस होते हैं, क्रशर्स होते हैं, स्क्रीनिंग्स होते हैं, ग्राइंडिंग सेक्शंस होते हैं, इन सब में क्या होता है कि जैसे जैसा मटेरियल फीड होता है उस हिसाब से ड्यूटी तो कंटिन्यूस है, बस स्पीड जो होती है इनकी वेरी करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड्स। ओवरऑल कितना इस पर लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है ये। ठीक है, ये डन। चलिए एक दो टॉपिक बस और करते हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा मस्त टाइप से, फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला जो टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लोड इक्विलाइजेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द लोड इक्विलाइजेशन। क्या होता है लोड इक्विलाइजेशन, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं एक दो चीज़ें, है ना। लोड इक्विलाइजेशन होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत, कैसे जरूरत पड़ती है हमको। देखिए, लोड का वेरिएशन जो है वो इंडस्ट्रियल ड्राइव सिस्टम में पॉसिबल है। क्यों लोड्स का वेरिएशन पॉसिबल है, लोड की जो स्पीड हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें पॉसिबल है वेरिएशन। क्यों, क्योंकि लोड हमारा फ्लक्चुएटिंग हो सकता है ना, हो सकता है कि लोडिंग अचानक से बढ़ा दे रहे हैं, अचानक से कम कर दे रहे हैं, तो वो पॉसिबल है। सो लोड फ्लक्चुएशंस in industrial systems are common and they heavily affect the motor working, the motor outputs लिख लीजिए, the motor working नहीं, the motor outputs। ठीक है, तो लोड फ्लक्चुएशन इंडस्ट्रियल सिस्टम में बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है और उसकी फ्लक्चुएशन के वजह से मोटर का जो आउटपुट है, मोटर की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली अफेक्ट होती है। क्योंकि क्या होगा कि एक हायर मैग्नीट्यूड का लोड आपके मोटर सिस्टम को ज़्यादा करंट खींचने पे मजबूर करेगा फ्रॉम द सप्लाई सिस्टम। एक लोअर लेवल का लोड होगा या कम मात्रा का, कम मैग्नीट्यूड का लोड जो होगा वो आपकी मोटर सिस्टम को ज़्यादा फ्री रनिंग करने पे मजबूर कर सकता है, फ्री रनिंग करने के लिए छोड़ सकता है वैसे। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मोटर पे बनने वाला जो लोड है, मोटर पे बनने वाला जो सिस्टम है वो बहुत ड्रास्टिकली वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मान लो पीक लोड लगा दिया हम लोग, मान लो हम लोग बहुत हैवी लोड लगा दिए सडनली, तो क्या होगा, आपके मोटर की आर्मेचर जो है, आर्मेचर वाइंडिंग्स जो है वो आपके सप्लाई सिस्टम से हैवी करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। अगर डीसी मशीन है तो पढ़े ना हम लोग, टाउ इज इक्वल टू 5ZP अपॉन 2πA। तो मतलब ये है कि I इंटू ए अगर हम बता रहे हैं, सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लूँ तो भी करंट के बेसिस पे हमको समझ में आता है कि टॉर्क जो चाहिए होगा आपको ज़्यादा, तो सप्लाई करंट की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या करेगी, मेन सप्लाई सोर्स से ज़्यादा करंट खींचने लग जाएगी, और क्या पता उसकी वाइंडिंग इतने हैवी करंट को एक्सेप्ट करने के केपेबल ही ना हो। ठीक है, तो वाइंडिंग में ब्रेक डाउन हो सकता है, सिस्टम जल सकता है, कोलैप्स हो सकता है पूरा सिस्टम, बहुत सारी दिक्कतें इसमें हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए लोड इक्विलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। लिखवा देता हूं मैं ये पॉइंट आपको। लोड्स आर
ना, since the loads are fluctuating regularly, thus a high magnitude load will lead to heavy current drawing by the armature of motor. अब उस हैवी करंट की वजह से हो सकता है कि सिस्टम में स्पार्क्स क्रिएट हो, सिस्टम में आई स्क्वायर आर के लॉसेस बढ़ जाएं डिपेंडिंग अपॉन की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कितनी है. ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े फिनोमिना जो है वो ऑकर होते रहते हैं. ठीक है, इस तरीके के फिनोमिना जो है वो श्योरली यहाँ पर ऑकर हो सकते हैं. तो अब इस चीज़ से बचाने के लिए हो सकता है कि मोटर वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है, जो हो सकता है मोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन जो है वो इसके केपेबल ही ना हो कि इतना हैवी लोड आपका मोटर का वाइंडिंग झेल सके या इतनी हैवी मात्रा की करंट वो ले सके. ठीक है, so this may affect the winding insulation. This may affect the winding insulation of machine. है ना, तो ये मशीन की वाइंडिंग इंसुलेशन को अफेक्ट कर सकता है. अब ये समझ में आ गया इतने से हमको कि जरूरत क्यों है लोड इक्विलाइजेशन की. अभी तो प्रॉब्लम समझे, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या सोल्यूशन है. ठीक है, अभी तो हमको ये समझ में आया कि दिक्कत कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पे, किस चीज़ में दिक्कत है. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. देख लिया सभी ने यहाँ तक. चलिए, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया ना कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है. अब लोड इक्विलाइजेशन कैसे देते हैं हम वो देखते हैं. Thus, load equalization is required. ठीक है, अब लोड इक्विलाइजेशन में करते क्या है मैं बता देता हूँ. एकदम सिंपल सा थिंग है. क्या यूज करते हैं सबसे पहले तो वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सीधे सीधे आपको मैं पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ. बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, पॉइंट वाइज मेन चीजें लिखते हैं. फ्लाईव्हील is used along with motor shaft to provide load equalization. फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि मोटर के शाफ्ट के एक सिरे पर एक छोर पर कनेक्ट कर दिया जाता है. अब ये फ्लाई व्हील का काम होता है कि लोड का इक्विलाइजेशन प्रोवाइड करे. कैसे प्रोवाइड करेगी उसका टेक्निक अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोवाइड करती है. ठीक है, सो देखिए, नाउ ड्यूरिंग द ऑफ पीक लोड्स,
during the off-peak load periods, the flywheel will save the energy in the form of what? Kinetic या potential? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी का स्टोरेज कर लेती है. सो ड्यूरिंग द ऑफ पीक लोड पीरियड, जो ऑफ पीक लोड का पीरियड होता है ना, उस समय फ्लाईव्हील क्या करेगी? उस समय फ्लाईव्हील सेव कर लेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, ठीक. अब क्या होगा? अब सपोज कर लो कि पीक लोड पीरियड आएगा. सो व्हेन peak load period arises, then the stored kinetic energy, and then the stored kinetic energy is provided है ना, इज प्रोवाइडेड टू द लोड. तो ये जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है, इसको लोड को वापस से प्रोवाइड किया जाता है. यानी कि जो फ्लाईव्हील होती है वो डिसेलरेट होने लग जाती है, अपनी उसकी जो स्पीड है वो खोना शुरू कर देती है फ्लाईव्हील. ठीक है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घट रही होती है, और इससे क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड था वो उस लोड को मिलना शुरू हो जाएगा. तो लोड जो हैवी सप्लाई करंट ड्रॉ करने पे मजबूर करता है आपकी मोटर को, अब वो नहीं होगा. वो फ्लाईव्हील क्या करेगी कि वो इतनी स्पीड से घूम रही है कि उसकी स्पीड से जो लोड है वो ड्राइव होने लग जाएगा, मोटर की शाफ्ट भी चलने लग जाएगी. ठीक है, तो मोटर को उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना वो पहले दे रहा था इनिशियली, लेकिन आउटपुट जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा. तो ये इसका बेसिक वर्किंग का तरीका होता है. ठीक है, सो व्हेन द पीक लोड पीरियड अराइजेस, देन द स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द लोड by flywheel, leading to the normal operation of motor system. क्लियर? तो ये था इसका पूरा का पूरा वर्किंग. लोड इक्विलाइजेशन टेक्निक का फ्लाईव्हील कैसे रेगुलेट करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है. बस तो इसीलिए क्या किया जाता है कि मशीन के सिस्टम के साथ, जो मशीन का जो सिस्टम होता है उसके साथ हमेशा उसकी शाफ्ट के दूसरे सिरे पर, उसकी शाफ्ट का जो दूसरा एंड है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा फ्लाईव्हील जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है. एक बिग सा फ्लाईव्हील जो है कनेक्ट कर देते हैं. बाकी सारा सेटअप जो है वो एज इट इज़ रहता है. मान लो यहाँ पे कोई गियर अरेंजमेंट है आपके पास, तो आप उसको चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना. यहाँ पे हो सकता है कोई बेल्ट ड्राइव अरेंजमेंट होगा, वो ठीक है, उसको चलने दीजिएगा. लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? एक फ्लाईव्हील लगा देते हैं, है ना. यहाँ पे क्या लगा देते हैं? फ्लाईव्हील. तो अब फ्लाईव्हील क्या करेगा? ये घूमता रहेगा. तो मशीन का सिस्टम जो है, जब ऑफ लोड का पीरियड है, मशीन तो अपने रेटेड स्पीड से घूम रही होगी, तो उससे क्या होगा? फ्लाईव्हील भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा घूमते घूमते. आप इसको समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर सपोज कर लो कि एक ऐसा हैंगिंग सेक्शन है और इससे आपने एक वेट को हैंग करके रखा हुआ है. ठीक है, अगर एक वेट आपके पास ऐसा हैंग किया हुआ है और यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है G. ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है. अब इस वेट को आप एक सर्कुलर मोशन करवाइए एट ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी पे, है ना. जो सर्कुलर मोशन आप इसको करवाएंगे वो किस पे होना चाहिए? ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की सर्कुलर फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी पे आप इसको घुमाते रहिए. ठीक है, और यहाँ पे गियर सिस्टम अटैच कर देते हैं अगर इस जगह पे, लाइक दिस. तो अब क्या होगा? ये पूरा जो गियर सिस्टम है ये भी ऐसा घूम रहा होगा. ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग.
ठीक है, लिख लिया सभी ने इसको। तो अब देखिए, अब अगर सपोज इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियंस पर सेकंड से अगर हम इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ देर तक आप इसको घुमाते रहिएगा स्पीड से, उसके बाद आप फोर्स लगाना छोड़ दीजिए, आप इस पर फोर्स लगाना छोड़ दीजिए, ये खुद ही अपना एंगुलर मोमेंटम जो है वो बनाए रखेगा और बहुत देर तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा, और इसके घूमने से ये जो गियर है ये भी लगातार घूम रही होगी। बस यही मैकेनिज्म होता है यहाँ फ्लाईव्हील के केस में भी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियंस पर सेकंड से इसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ये फ्लाईव्हील क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके रख लेता है, एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है, और अगली बार जब यहाँ पे लोड इंक्रीज होगा तो ये फ्लाईव्हील डिसेलरेट होना शुरू हो जाता है, और इसकी फोर्स से वो जो नया लोड जो कनेक्टेड होगा वो ड्राइव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसकी पूरी की पूरी वर्किंग होती है। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोड इक्विलाइजेशन। लोड इक्विलाइजेशन टेक्निक जो है इंडस्ट्रीज में इसीलिए यूज़ करते हैं, और ये इसका पूरा का पूरा तरीका होता है कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक। लोड फ्लक्चुएशन से और हैवी करंट ड्रॉ कराने से मशीन को बचा लिया जाता है लोड इक्विलाइजेशन प्रोवाइड करके, ठीक। चलिए तो इसी पॉइंट के साथ अब आपका ये जो चैप्टर है, ये जो मॉड्यूल हम पढ़ रहे थे पहला मॉड्यूल, अब होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से। इस मॉड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट कुछ सवाल जो हैं वो फटाफट से कर लेते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कैसा कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन विथ ऑल ऑफ इट्स ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है डैश ड्यूटी साइकिल कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट ऑन लोड एंड ऑफ लोड पीरियड। कौन सा ड्यूटी साइकिल है जिसमें फ्रीक्वेंटली ऑन लोड एंड ऑफ लोड पीरियड्स अवेलेबल होते हैं, है ना। कौन सी ड्यूटी साइकिल में फ्रीक्वेंट ऑन लोड और ऑफ लोड पीरियड्स अवेलेबल होते हैं? पहला ऑप्शन बोलता है कंटिन्यूस ड्यूटी विद कांस्टेंट लोड, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूस ड्यूटी विद द वेरिएबल लोड, थर्ड ऑप्शन से शॉर्ट टाइम ड्यूटी, और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि इंटरमिटेंट ड्यूटी। चलिए आंसर बताइएगा जल्दी, सभी को आंसर करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप सबका आंसर आए, है ना। तो कमेंट में देख ही रहा हूं आप लोगों का, अभी फिलहाल भले आप ये क्लास प्रीमियर में देख रहे हो, बट कमेंट जो है एट दैट टाइम ऑफ लेक्चर मैं डेफिनेटली देख रहा हूं। तो कौन सा ड्यूटी साइकिल फ्रीक्वेंट ऑन लोड और ऑफ लोड पीरियड रखता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी। दिस इज द राइट आंसर। क्यों ये सही आंसर है बताता हूं मैं इसका रीजन। कंटिन्यूस ड्यूटी विद कांस्टेंट लोड अगर आप देखोगे तो इसमें ऑन लोड और ऑफ लोड पीरियड, भाई देखिए लोड अगर कांस्टेंट है तो ऑन लोड ऑफ लोड का कोई चक्कर ही नहीं है, और सिस्टम आपको कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा हो गया कंटिन्यूस ड्यूटी विद द वेरिएबल लोड, मतलब लोड लगा है बस वेरी कर रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ऑफ लोड ऑन लोड का चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी नहीं है। तीसरा है शॉर्ट टाइम ड्यूटी, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंट ऑन लोड ऑफ लोड नहीं होता, फिर वो एक बार ऑन लोड से ऑफ लोड हो गया तो फिर वो लंबे समय तक ऑफ लोड ही रहेगा, इसलिए ये भी नहीं है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटरमिटेंट ड्यूटी साइकिल में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। So which duty cycle is preferred if the load requires a constant power for short period of time and rest for a sufficiently longer duration? Constant power चाहिए अगर लोड सिस्टम को थोड़ी देर के लिए, लेकिन रेस्ट लंबे देर के लिए चाहिए, ज़्यादा देर के लिए चाहिए, तो कौन सा ड्यूटी साइकिल उसके लिए फिर प्रेफरेबल रहेगा? ठीक है, कौन सा ड्यूटी साइकिल में ये प्रोविजन मिलता है? ठीक है, कौन से ड्यूटी साइकिल में ये प्रोविजन मिलेगा बताइएगा जरा। पहला ऑप्शन है शॉर्ट टाइम ड्यूटी, दूसरा ऑप्शन है इंटरमिटेंट ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग, लास्ट ऑप्शन है इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। सही आंसर क्या है इसका? विच ड्यूटी साइकिल इज प्रीफर्ड इफ द लोड रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पावर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? ग्राफ बना के देखते हैं ना, देखिए इसको ग्राफ के थ्रू समझिए।
कौन सा ड्यूटी साइकिल जिसमें कांस्टेंट पावर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए देना होता है? कांस्टेंट पावर हो गया फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और रेस्ट कितनी देर के लिए चाहिए? सफिशिएंटली लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेस्ट चाहिए। ऐसा किस में होता है? दिस इज द एग्जांपल फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूटी लोड। देखिए यहाँ पे टाउएल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे टाइम इन सेकेंड्स है, यहाँ पे टाइम जो है दैट इज इन सेकेंड्स। ठीक है, शॉर्ट टाइम ड्यूटी लोड शॉर्ट टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है और टाइम इन सेकेंड्स वहाँ पे हमको दिख रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट था इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग, इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। इंटरमिटेंट होता ना तो ये बार बार रिपीट हो रहा होता और जितने ड्यूरेशन का वर्क है उतने ही ड्यूरेशन का रेस्ट होकर फिर से ये साइकिल शुरू हो जाती है, इसीलिए ए ऑप्शन सही है। इंटरमिटेंट की किसी भी ड्यूटी में ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, एक ग्राफ आया हुआ है बोर्ड पर, इसको देख के आंसर करना है आपको कि ये कौन से टाइप के लोडिंग सिस्टम को दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज ऑप्शन डी नॉट ए। ग्राफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी, ग्राफ विजिबल है, थोड़ा सा कम विजिबल है ना? देखिएगा ग्राफ विजिबल है कि आप लोगों को प्रॉपर एकदम? अभी दिख रही होगी ना? चलिए देखते हैं। तो यहां पे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर इस तरीके की कोई ग्राफ है ऐसी, है ना, जिसमें कि टॉर्क वाला जो साइकिल है, टॉर्क वाला जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है और टेम्परेचर जो है वो ऐसे बढ़ते हुए दिख रहा है, फिर ग्रेजुअली रिड्यूस, फिर और रिड्यूस, फिर इंक्रीज, फिर रिड्यूस, फिर रिड्यूस। यहाँ पर बीच बीच में गैप है। तो टेम्परेचर और टॉर्क का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कौन सी टाइप की ड्यूटी साइकिल में ऐसा ग्राफ बनता है ना? किस ड्यूटी साइकिल में इस तरीके का ग्राफ क्रिएट होता है? कोई आंसर किसी का? पहला ऑप्शन बोलता है कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग। देखिए कंटिन्यूस ड्यूटी अगर रहता तो बीच में ये ब्रेक नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये कंटिन्यूस ड्यूटी होता ना विद स्टार्टिंग तो मैं समझ गया कि चलो स्टार्टिंग दिख रहा है ऊपर, लेकिन ब्रेक क्यों है फिर अगर कंटिन्यूस ड्यूटी है तो? सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये आंसर गलत है। सेकंड ऑप्शन बोलता है इंटरमिटेंट ड्यूटी, वो भी चलो मैं मान लेता, लेकिन इंटरमिटेंट ड्यूटी तब मानता कि जब ये सिस्टम कांस्टेंट लोड पे चल रहा होता, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कांस्टेंट लोड पे चल रहा होता, यानी कि लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट इसकी फिक्स बनी हुई रहती और वो रिपीट हो रही होती, तो एक बार समझ में आता। बट ये भी रॉन्ग है क्योंकि वहां तो स्टार्टिंग टॉर्क दिख रहा है हमको। थर्ड ऑप्शन बोलता है इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। इंटरमिटेंट तो है नो डाउट, स्टार्टिंग भी है, ब्रेकिंग नहीं है। अगर ब्रेकिंग होता तो यहाँ पे ब्रेकिंग दिखाई देता ना, ऐसे ब्रेकिंग होता तो यहाँ पे दिखता ना ब्रेकिंग, कहाँ है? ये तो सिर्फ स्टार्टिंग दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ ब्रेकिंग का कोई टॉर्क दिख ही नहीं रहा है। तो सही आंसर मतलब मिल गया हमको, मतलब करेक्ट आंसर मिल गया। दिस इज द आंसर, इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग बिल्कुल सही आंसर है। ये क्यों करेक्ट आंसर है? रीजन ये है कि देखिए ये स्टार्टिंग का सेक्शन ये दिख रहा है आपको इतना, और बाकी जो है वो कांस्टेंट ड्यूटी का सेक्शन है। यहाँ ये पूरा कांस्टेंट ड्यूटी वाला सेक्शन है, तो ये दिख रहा है दिस इज फॉर स्टार्टिंग, और उसके बाद कांस्टेंट, फिर ब्रेक टाइम, ब्रेक के बाद फिर से वही सेम स्टार्टिंग, फिर कांस्टेंट सेक्शन। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ड्यूटी पीरियोडिकली रिपीट भी हो रही है, इंटरमिटेंट भी है और विद स्टार्टिंग भी है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है? इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग का एप्लीकेशन क्या क्या होता है ये आप लोग को बताना है, ठीक है? ये मैं नहीं बताऊंगा, अभी रिसेंटली पढ़े हुए हैं हम लोग, इन सब का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रखे हैं अभी अभी, ठीक है? इन सभी का एप्लीकेशन आप लोग अभी जस्ट देखे हो, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से लिख दीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है? इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं फिर। चलिए नेक्स्ट, एक आध क्वेश्चन अगर और होगा तो लेते हैं, फिर एंड अप करते हैं, फिर नया चैप्टर अगले सेशन में, कल के आपको सेशन में मिल जाएगा। विच ड्यूटी साइकिल इज प्रीफर्ड इफ द लोड रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पावर? अच्छा ये बना चुके हैं सवाल। इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ना शुरू करेंगे अगले सेशन पर, इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो अगले सेशन पर पढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग जल्दी से। और ये आपके पूरे के पूरे नोट्स लोड इक्विलाइजेशन के बारे में, आई होप आप लोग प्रॉपरली इस नोट्स को मेंटेन किए होंगे, अच्छे से नोट डाउन करके रखे होंगे, ठीक? अगला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा कल के सेशन से, नेक्स्ट सेशन से, और उस पर हम इलेक्ट्रिक हीटिंग से शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग का पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, ठीक है?
तो चलिए अब आज की क्लास यहीं पर एंड अप करते हैं। जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसा लगा ये क्लास आपको, ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, सब प्रॉपरली कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ज़रूर से बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं अब आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। टिल देन स्टे वेरी वेल और जोरदार तरीके से तैयारी करिए, क्वेश्चंस प्रॉपर बनाते जाइए, टॉपिक्स को रिवाइज करते जाइए और पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।